friends, welcome to Magical Studies. Today we will discuss about Hilda-Taba model. Hilda-Taba मॉडल हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैं इसको डिटेल में एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए दोबारा डिस्कस कर रही हूँ. इसीलिए इसमें कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप फिर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. तो अब हम शुरू करते हैं हिल्डा-टाबा मॉडल. हिल्डा-टाबा मॉडल अगर आप सिर्फ ये वीडियो देखेंगे तो भी आपको इसमें आप पूरा लॉन्ग क्वेश्चन एक फॉर्म कर पाएंगे. बट इसके लिए अगर आप पहली वाली वीडियो भी जो पार्ट 1 करके जो है वीडियो आप वो भी देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा. तो आप दोनों वीडियो देखिएगा और तब उसके बाद अपना जो क्वेश्चन है वो आपका बहुत अच्छी से फॉर्म आप कर पाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट कि हिल्डा-टाबा मॉडल. जो हिल्डा-टाबा थी वो डीवे की एक स्टूडेंट थी और ये जो हिल्डा-टाबा जो है वो एक इंडक्टिव मॉडल है. देखो जॉन डीवी की ये स्टूडेंट थी, मैंने आपको पहले भी बताया था. ये जॉन डीवी की स्टूडेंट हैं, इनके नाम पे ही हिल्डा-टाबा मॉडल का नाम रखा गया है. और ये एक इंडक्टिव जो है इंडक्टिव मॉडल है. अब ये इंडक्टिव मॉडल क्या होता है? इंडक्टिव मॉडल मीन्स आगमन प्रतिमान. आगमन प्रतिमान. आगमन प्रतिमान का मतलब है आपने इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स भी आपने पढ़े होंगे. अब इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स में से आपका जो आगमन प्रतिमान है इसमें ये एक यूनिक अप्रोच है जो कि डिडक्टिव मेथड से थोड़े अलग है. तो इसमें आपको क्या करना होता है कि पहले जनरल चीज़ें ना बताकर, पहले जनरल चीज़ें नहीं बताई जाती, पहले कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं और उसके बाद हम जनरल चीज़ों के ऊपर आते हैं. जैसे अगर मैं ये कहूँ कि हर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स क्या होते हैं और श्रब्स क्या होते हैं, और इसके लिए मैं आपको एक डिटेल पहले से ही एक जनरल इंक्वायरी दे देती हूँ कि जो हर्ब्स होते हैं उनका जो सॉफ्ट स्टेम होता है, सॉफ्ट स्टेम अगर है, ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट होते हैं हाइट में, शॉर्ट हाइट में होते हैं. ये मैं जनरल चीज़ें बता रही हूँ एज अ डिडक्टिव मेथड, ठीक है. और ये जो होते हैं वो हार्ड स्टेम होता है श्रब्स में. और दूसरा जो है थोड़ी सी हाइट जो है वो इनकी थोड़ी सी एज कंपेयर टू द श्रब्स थोड़ी सी हाइट जो होती है वो लॉन्ग होती है. ये दो जनरल चीज़ें मैंने आपको बताई. बट बच्चे अभी भी इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से प्लांट्स मैं हर्ब्स में इंक्लूड करूं और कौन से प्लांट्स को मैं श्रब्स में इंक्लूड करूं. तो ये जो मेथड जो हमने इंक्लूड किया, जो करिकुलम फॉर्मेशन का जो ये मेथड है, ये हिल्डा-टाबा मॉडल इसलिए इंक्लूड किया गया ताकि इसमें पहले जो है वो चीज़ों को स्पेसिफाई कर दिया जाए. जैसे जब हम कोई एक केस स्टडी करते हैं तो उसमें पहले एक केस को समझा दिया जाता है, दिखा दिया जाता है, और उसके बाद फिर वो बच्चा जो है अपनी थिंकिंग के हिसाब से या अपनी मेंटालिटी के हिसाब से अपने आप जनरल फॉर्मेशन या अपने आप कुछ ना कुछ जनरलाइज कर लेता है किसी भी चीज़ के बारे में, अपने आप सामान्यकरण कर लेता है कि ये चीज़ मैंने पढ़ी थी तो इसका मतलब यही होता है. तो अपने आप जनरलाइज कर लेना जब एग्जाम्पल्स को देखने के बाद वो होते हैं इंडक्टिव मेथड. तो उन्होंने कहा कि जो भी हम टीचिंग करेंगे, टीचिंग लर्निंग की जो सिचुएशंस होंगी वो इस तरह से बनाई जाएं ताकि वो जो इंडक्टिव मेथड्स के हिसाब से, इंडक्टिव मॉडल्स इसलिए इसको कहा गया. जैसे अगर मैं अब ये हर्ब श्रब्स ऐसे ना पढ़ाकर मैं अगर ये कुछ चीज़ दिखा के पढ़ाऊँ कि दिस इज़ द कोरिएंडर. ये कोरिएंडर जो है देखो इसकी जो ग्रीन स्टेम है, सॉफ्ट स्टेम है, हाइट में बहुत छोटे होते हैं कोरिएंडर, ठीक है. मिंट भी इसका एग्जांपल है. तो ये ऐसे इस तरह के जो प्लांट्स होंगे वो आपके हर्ब्स होते हैं. तो आप पहचान जाएंगे कि इनके जो ग्रीन स्टेम है, बहुत सॉफ्ट स्टेम है, वो इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो हर्ब्स हैं. तो आप अपने आप जनरलाइज करेंगे, किसी भी प्लांट को उठाएंगे, अपने आप उसको देखने के बाद अपने आप उस चीज़ को जनरलाइज कर पाएंगे. तो पहले मैंने इसका एग्जाम्पल दिखाया और उसके बाद मैंने आपको कहा कि इस तरह का दिस इज़ द हर्ब. तो ये जो होता है हर्ब होते हैं, हर्ब प्लांट्स होते हैं. और अगर मैं कहूँ कि दिस इज़ द रोज़ प्लांट में जो स्टेम होती है वो वुडी होती है, थोड़ी हार्ड होती है, और इसमें जो स्टेम है वो थोड़ी, इनकी जो हाइट होती है, आपने रोज़ के जो प्लांट्स होंगे वो भी देखे होंगे, तो उसकी जो हाइट होगी वो एज़ कम्पेयर टू कोरिएंडर की जो हाइट होगी वो बस इतनी ही हाइट ग्रो करते हैं. मतलब जिस ग्राउंड से लेकर सिर्फ इतनी ही हाइट के होंगे, और जो रोज़ के प्लांट्स होंगे वो काफ़ी हाइट के आपने देखे होंगे. तो दिस इज द डिफ्रेंसिएशन कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि रोज जो है, रोज इज द श्रब
एंड द कोरिएंडर जो है, धनिया जिसको हम कह सकते हैं, कोरिएंडर या धनिया जो है वो एक हर्ब है। तो इसी तरह से मैंने आपको, पर दिस वाज द डिडक्टिव मेथड, आप इसको कंफ्यूज मत करना, दिस इज द डिडक्टिव मेथड, इसको हमने बोला ये डिडक्टिव मेथड के अकॉर्डिंग पढ़ाया है। बट अगर मैं इसको रिवर्स कर देती हूँ, दैट इज कि अगर मैं पहले बताऊं कि पहले रोज दिखा के और फिर मैंने बताया दिस इज द श्रब, मीन्स हमें ऐसे जाना है, इस बार हमें ऐसे जाना है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडक्टिव मेथड। हमें इंडक्टिव मेथड के हिसाब से हमें ऐसे जाना है, पहले इस कोरिएंडर को दिखाना है, देन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, उसके बाद उसकी विशेषताएं बतानी है। तो ये इस तरह का मॉडल है। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके आप अपना मैथ से रिलेटेड दे सकते हैं, आप अपना साइंस से रिलेटेड, आर्ट्स से रिलेटेड, जो भी आप एग्जाम्पल लेना चाहें उसे एग्जाम्पल लेकर आप अपने इंडक्टिव मॉडल को बता सकते हैं कि इस तरह से इंडक्टिव मॉडल को डिज़ाइन किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने क्वेश्चन में ये चीज़ डालेंगे, उसके बाद आपको जो मेन चीज़ है स्पेसिफाई करने के लिए वो है कि ये जो मॉडल था वो प्यूपिल टीचर्स के लिए बनाया गया था। ये प्यूपिल टीचर के लिए बनाया गया था, सबसे जो हाईलाइटेड पॉइंट है इसका। अब ये प्यूपिल टीचर के लिए कैसे बनाया गया, देखो प्यूपिल टीचर के लिए बनाया गया है क्योंकि जब हम जब हम बीएड कर रहे होते हैं तब हमें खुद लेसन प्लान बनाना होता है, अपना कंटेंट या टॉपिक जो होता है खुद सोचना होता है, उसके ऊपर एनालिसिस करनी होती है, और उसके बाद हम कौन कौन से क्वेश्चन जो है अपनी क्लास में पूछने वाले हैं हमें वो भी सोचना होता है। और ये सारे क्वेश्चन पूछने के बाद जब पूरी एक चीज़, मतलब एक हमारे सामने एक पूरा एक्सट्रैक्ट आ जाता है कि दिस इज़ द टॉपिक, हमारा ये टॉपिक होगा, इस तरह से हमें इसको टीचिंग करनी है और उस तरह, और फिर उसके बाद इवैल्यूएशन करनी है, ठीक है। तो ये जो मेथड है, मतलब ये जो मेथड है ये प्यूपिल टीचर के लिए बनाया गया था कि बच्चे जो हैं, जो छात्र अध्यापक हैं, वो छात्र अध्यापक किस तरह से अपनी लेसन प्लानिंग करेंगे, किस तरह से अपने टॉपिक जो है पहुंचेंगे, मतलब इंडक्टिव मेथड के थ्रू। मतलब स्टूडेंट्स को हमें चाहे हमारे जो टीचर्स हैं वो जनरली जब क्लास में पढ़ाती हैं तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि वह हमारे सामने एग्जाम्पल लेकर आती होंगी, मतलब दिखाया भी जाता है, बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि नहीं भी दिखाया जाता। बट प्यूपिल टीचर्स के जब आप लेसन प्लानिंग कर रहे होते हो, माइक्रो टीचिंग कर रहे होते हो, बट तब स्पेसिफाई किया जाता है कि आपको एक चार्ट लेके ही जाना है, आपको कोई ऑब्जेक्ट है वो दिखाना है अपनी क्लास में। तो ये जो होते हैं, तो ये प्यूपिल टीचर के हिसाब से ही ये जो मॉडल है करिकुलम डेवलपमेंट का, तो इसमें हम खुद करिकुलम अपना डेवलप कर रहे हैं, प्यूपिल टीचर खुद एक डेवलप कर रहा होता है अपना करिकुलम। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो फोर्थ चीज़ कि हमने इसमें पहले भी डिस्कस किया था कि ये 7 स्टेप मॉडल है, 7 स्टेप मॉडल है ये। इसमें सबसे पहले आपको 7 स्टेप्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। अब ये 7 स्टेप मॉडल में फर्स्ट 7 स्टेप मैं एक बार पहले बता चुकी हूँ और फिर इस वीडियो में बताना चाहूँगी कि कौन कौन से 7 स्टेप्स जो थे इस मॉडल में इंक्लूड किए जाते हैं। इंडक्टिव मॉडल, मतलब ये एक इंडक्टिव मॉडल है, उसको डिस्कस करने के बाद आप ये बताएंगे कि दिस इज द 7 स्टेप मॉडल। ये एक 7 स्टेप मॉडल है, ये 7 स्टेप मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि फर्स्ट जो स्टेप होता है डायग्नोस ऑफ नीड, कि जो भी ज़रूरत होती है, जो भी ज़रूरत है उसको डायग्नोस करना है कि सोसाइटी में किस चीज़ की ज़रूरत है, बच्चों किस तरह की डिमांड जो है सोसाइटी में है, उस हिसाब से जैसे आजकल कंप्यूटर जो है वो सिखाया जा रहा है। हमारी सोसाइटी जो है वो ना डे टू डे चेंज होती रहती है, तो जो भी उसमें जो डिमांड आ रही होती है हमें शिक्षा जो है वो उसी बेसिस पे देनी होती है। तो शिक्षा का जो एक मेन एम है वो ये होना चाहिए कि हमें अपने जो नागरिक हैं, जो हमने स्टूडेंट्स हम ऐसे तैयार करें जो हमारी सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल रहें। तो वैल्यूएबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले सोसाइटी की ज़रूरत जानना ये बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, मीन्स अब जब हमें ज़रूरत पता चल गई तब हमें क्या क्या कंटेंट रखना है, क्या क्या हमारे एम, अब ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा। जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन सिखा रहे हैं हम, और हर सब्जेक्ट के साथ, साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, हर सब्जेक्ट के साथ हम कंप्यूटर एप्लीकेशन ज़रूर सिखा रहे हैं, ठीक है। और भी जो चीज़ है, जैसे स्पोर्ट्स में पहले इतने लोग नहीं जाते थे, अब स्पोर्ट्स में भी जा रहे हैं। तो जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो हम ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करें कि हमें करना क्या है,
कैसा कंटेंट हम डिसाइड करें। उसके बाद जो सेलेक्टिंग द कंटेंट, ये हम एक होल कंटेंट की बात कर रहे हैं। अगर जैसे हम 8th या 9th क्लास के किसी एक क्लास का करिकुलम तैयार कर रहे हैं, तो हम कौन कौन से करिकुलम को सेलेक्ट करें, अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं। बट अगर प्यूपिल टीचर अपनी बात करता है, जैसे ये हिल्डा टाबा मॉडल प्यूपिल अध्यापक छात्रों के लिए है, तो अध्यापक छात्र सिर्फ एक कंटेंट पे बात करेगा, तो उसके हिसाब से वो अपना एम अलग रखेगा, उसको क्या समझाना है, उसको क्या ज़रूरत है, उसको क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि एक टॉपिक अगर उसको समझाना है तो उस टॉपिक के हिसाब से उसको क्या क्या उसने क्या ऑब्जेक्टिव उसने रखा है। जैसे हमने अभी बात करी कि हर्ब श्रब्स और ट्रीज़ को अगर वो समझाना चाह रहा है तो उसके हिसाब से क्या ऑब्जेक्टिव होगा। तो जो भी हमारा जो टॉपिक है, कंटेंट है, उस हिसाब से हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स रखने हैं। उसके बाद हमने सबसे अपना सेलेक्ट कर लिया कंटेंट कि जी हमारा, उसको ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। ऑर्गेनाइज के जो तरीके हैं हम वो भी साथ साथ हम बात कर रहे हैं। माइक्रो टीचिंग स्किल्स की हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हमने सेट इंडक्शन की हम बात कर चुके हैं, एक्सप्लेनेशन मेथड है, और भी बहुत सारे स्टिमुलस वेरिएशन की हमने बात कर चुके हैं। जो भी माइक्रो टीचिंग की जितनी भी स्किल्स है, जितने भी कौशल हैं, हम एक एक करके सबको डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो मेथड है, जो 4th वाला है कि ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट, कि आप अपने कंटेंट को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपका जो शिक्षण होगा वो कैसे प्रभावी रहेगा अपने छात्रों के लिए, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो उसको ऑर्गेनाइज करना जो है आपको आना चाहिए कि किस तरह से आप अपने आइडियाज़ को स्टूडेंट्स के सामने रख रहे हैं, क्या की कॉन्सेप्ट आप अपने स्टूडेंट्स को देना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद सेलेक्टिंग द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब ये देखो, सेलेक्टिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे मॉडल का, कि वो ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं, टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस कौन कौन सी हैं, या टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है उनको सेलेक्ट करना। अब यहाँ पे मैं इसमें जो मॉडल के जो 4 कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। कि सबसे पहले हमारा जो फोकस जो होता है, हमारा फोकस के बाद हम बात करते हैं सिंटैक्स का। सिंटैक्स, उसका सपोर्ट सिस्टम, सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम, सोशल सिस्टम एंड सपोर्ट सिस्टम। इसको मैं दोबारा भी डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगी इसको, सोशल सिस्टम एंड सपोर्ट सिस्टम, इन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं ट्राई करूंगी कि दोनों मीडियम में अच्छे से समझा पाऊँ। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लर्निंग टीचिंग एक्सपीरियंस है, मतलब हर मॉडल जो है वो इन चारों कॉन्सेप्ट, ये जो 4 उसके कंपोनेंट है, उन चारों कंपोनेंट के हिसाब से ही हर मॉडल बनाया जाता है। जैसे फोकस करना, पहले उद्देश्य क्या है हमारा, उद्देश्य डिसाइड करना, फिर सिंटैक्स मीन्स उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए, सोशल सिस्टम मीन्स उसका सामाजिक जो उसका स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, और सपोर्ट सिस्टम उसका कैसा होना चाहिए। तो ये चारों जो है वो एक मॉडल को बनाने के लिए, चारों सिस्टम आपने पढ़े भी होंगे, ये चारों सिस्टम से ही एक मॉडल को बनाया जाता है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग द लर्निंग सिस्टम। तो अब ये लर्निंग और ऑर्गेनाइजिंग, इन दोनों के ही पार्ट हम कह सकते हैं। और लास्ट में फिर हम इवैल्यूएशन करते हैं और वो इसके बाद करा जाएगा। तो मीन्स हम जो 5th और 6th ये जो पॉइंट है उसके अंदर हम और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, हम अपने क्वेश्चन को और लॉन्ग बनाने के लिए और कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं 5th और 6th पॉइंट में। अब हम इन सब चारों चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। इस मॉडल का जो मेन उद्देश्य है क्या, कि मेंटल एक्टिविटीज, जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज या मानसिक क्रियाएं हैं, मानसिक क्रियाओं को बढ़ाया जाए। जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज को बढ़ाया जा सके, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो आप सबसे पहले जब आप अपना डिस्कशन कर रहे होंगे तो फोकस क्या है इसका, इस करिकुलम मॉडल का क्या फोकस है कि मेंटल एक्टिविटीज को बढ़ाया जाए। किसकी मेंटल एक्टिविटीज को, स्टूडेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट प्यूपिल, जो प्यूपिल स्टूडेंट है जो लेसन प्लानिंग कर रहा है, कि उसका जो मेंटल एक्टिविटीज है वो अपने कैसे अपना कंटेंट को रिप्रेजेंट करे, उसकी मेंटल एक्टिविटीज को भी बढ़ाना है। प्लस आप जो स्टूडेंट्स की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो हो रही है, जो अधिगम प्रोसेस या अधिगम क्रियाएं जो उनकी चल रही हैं, उनको भी बढ़ाना है। तो ये दोनों की मेंटल एक्टिविटीज को बढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। दिस इज द मेन फोकस ऑफ दिस करिकुलम मॉडल। एंड द सेकेंड इज द कि जो भी सिंटेक्स क्या है, इसमें संरचना, अब इसको कैसे, इस मॉडल को कैसे बनाया कैसे जाए, कि इस मॉडल को बनाने के लिए हमें जितने भी इसके लर्निंग सिचुएशंस हैं वो डेवलप करनी है। और जो लर्निंग सिचुएशंस हम डेवलप करेंगे उसमें हमारा जो अफेक्टिव, जो कॉग्निटिव, हम ये कह सकते हैं ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव
ज्ञानात्मक पक्ष, अफेक्टिव मीन्स भावात्मक पक्ष, और इसका साइकोमोटर मीन्स उसका क्रियात्मक पक्ष मीन्स ये तीनों जो पक्ष हैं वो डेवलप करवाए जा सके इस मॉडल के थ्रू। और इसके जो तीनों पक्ष हैं वो कैसे हम डेवलप करवा सकते हैं। सबसे पहले देखो, फर्स्ट में हम तीन चीजें इसको लेके चलेंगे। इन तीन की ग्रुपिंग हमने कर ली। हम एक में कॉग्निटिव में हमने डाल दी जैसे एक्सप्लेन, ग्रुपिंग और आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें जो हमने एक्सप्लेनेशन मीन्स हमें किसी भी चीज़ की व्याख्या करनी आनी चाहिए। जैसे जितने भी सामाजिक कंटेंट होते हैं, जो भी सामाजिक टॉपिक होते हैं, सोशल साइंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक होते हैं, उनकी व्याख्या हमें करनी आनी चाहिए। समूहीकरण करना आना चाहिए। समूहीकरण मीन्स जैसे अभी हमने बात की थी हर्ब श्रब्स की, तो हर्ब्स कौन कौन से हैं, श्रब्स कौन कौन से हैं, उनकी ग्रुपिंग जो आनी चाहिए। तो हर्ब्स जैसे 3-4 हर्ब्स के नाम बता दिए आपने, श्रब्स के नाम बता दिए, थोड़े ट्रीज के नाम बता दिए, या आपका कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड भी आप उस चीज़ की ग्रुपिंग आपको आनी चाहिए। तो ये एस्पेक्ट जो है इससे कॉग्निटिव, उससे बच्चे का ज्ञान बढ़ जाएगा। अगर आप ये सारे एस्पेक्ट लेके चल रहे हैं, अभी कॉग्निटिव एस्पेक्ट आप उसका इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं आप उसका। उसके बाद पहचान भी करने आनी चाहिए। हमने तो एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हमने पहचान भी सिखाई थी कि हर्ब्स को इस तरह से पहचाना जाएगा और श्रब को इस तरह से पहचाना जाएगा, तो वो उसकी पहचान भी हो गई। अब उसके बाद जब हम अफेक्टिव, उसका भावात्मक पक्ष जब उसका हम डेवलप कर रहे हैं, तो भावात्मक पक्ष में आपको रिलेशनशिप उनके बीच में होना चाहिए कि हर्ब्स और श्रब्स की बोथ आर द प्लांट्स, की दोनों प्लांट्स हैं, बट इनमें डिफरेंसेस क्या है, उसका रिलेशन और मतलब उनके जो सिमिलैरिटीज और उसमें डिफरेंसेस जो हैं उनको आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। दैट इज अ रिलेशनशिप। उनको डिटेल और उनकी अच्छी तरह से डिटेलिंग, मतलब उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हमने विशेषताएं जो बताई, उनकी और डिटेलिंग भी होनी चाहिए। एंड द लास्ट, इसमें जो सिक्स्थ कैटेगरी है कि इन्फ्रेंस निकालना, कि अगर एक कोई अननोन प्लांट है, अगर आपने अपने छात्र के सामने वो एक अननोन प्लांट आपने उसके सामने रखा है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि उसकी जो विशेषताओं या मतलब उसमें जो डिफरेंसेस या उसमें सिमिलैरिटीज जो भी हैं, उन सिमिलैरिटीज के बेसिस पे क्या उसने कुछ निष्कर्ष निकाल पाया हो कि हर्ब्स और श्रब्स में क्या किस बेसिस पे उसने अपना इन्फ्रेंस निकाला। तो ये उसका अफेक्टिव जो है भावात्मक पक्ष भी उसका जो है वो डेवलप हो जाएगा। उसके बाद आपका है साइकोमोटर मीन्स क्रियात्मक पक्ष को डेवलप करने के लिए हम सबसे ज़्यादा मतलब इसमें ये हाईएस्ट माना जाता है कि इसमें जो है बच्चा जो है बहुत अच्छे से चीज़ों को जब सीख जाता है तब उसके बाद ये पक्ष जो है डेवलप किया जाता है। तो इसमें हाइपोथेसिस मेकिंग मीन्स बच्चे ने जैसे कोई भी चीज़ दिखाई गई तो उसने उसके बारे में क्या सोचा, दैट इज हाइपोथेसिस फॉर्मेशन में उपकल्पनाएं का निर्माण किया जाता है। उपकल्पनाओं का जो निर्माण किया जाता है वो आपको साइकोमोटर डोमेन में आ गया। डिटेल ऑफ हाइपोथेसिस, उसके बाद उसने किस बेसिस पे वो हाइपोथेसिस बनाई है वो भी उसमें एक्सप्लेन किया जाता है। एंड टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, उसके बाद उसने उपकल्पना जांच मीन्स जब उसने अपना टेस्ट किया कि जो मैंने सोचा था उसकी टेस्टिंग भी होनी चाहिए कि सिर्फ सोच के नहीं रखा, मतलब उसके टेस्टिंग करने के बाद उसका जो रिजल्ट था क्या निकला, तो उसकी जांच भी जो है वो ज़रूरी है। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हर पक्ष के तीन पहलू जो हैं इसमें हिल्डा डाबा मॉडल में हर पक्ष के तीन पहलुओं को हमें एक्सप्लेन करना है। एक एग्जाम्पल लेके आप इन तीनों पक्षों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप अपना दूसरा जो इसका सपोर्ट सिस्टम और सोशल सिस्टम है उसका भी एक्सप्लेन करेंगे। जो थर्ड पार्ट है वो है सोशल सिस्टम मीन सामाजिक प्रणाली। अब जो एक छात्र अध्यापक है उसने अपनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। अब उसके बाद अब वो बच्चों से कुछ एक्सपेरिमेंट कराना चाहता है, कोई डेमो जो है वो दिखाना चाहता है, तो उसमें वो अपने छात्रों की अपने स्टूडेंट्स की अगर वो किसी तरह से हेल्प लेता है, जैसे कि कोई बीकर उठा कर दे दो मुझे, या कोई पौधा जो है मुझे उठा कर दो, इस पौधे को वहाँ वापस लगा दो, मीन्स ऐसा एक सोशल सिस्टम मीन्स एक सामाजिक प्रणाली वो तैयार कर लेता है पूरी क्लास में, ताकि वो पूरे क्लास को मैनेज कर रहे होता है। उस टाइम एक अध्यापक जो होता है वो पूरी क्लास को सपोर्ट कर रहा होता है, पूरी क्लास को एक हेल्पर या एक सपोर्टर की तरह काम करता है, ठीक है। वो एक सपोर्ट कर रहा होता है, कहीं पे भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो जाए। जब
एक्सपेरिमेंट या डेमोन्स्ट्रेशन करवाई जाती हैं तो क्लास में डिस्टरबेंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वो डिस्टरबेंस जो है वो ख़त्म करने के लिए, वो डिस्टरबेंस जो है वो ना हो, तो इसीलिए उसको अपना जो अपना लेसन प्लानिंग जो उसने कर रखी है या अपना जो पहले से कुछ ना कुछ प्लान कर रखा होता है कि जैसे ही हमारा एक एक्सपेरिमेंट ख़त्म होगा उसके बाद दूसरा जो है एक्सपेरिमेंट कि सेकेंड एक्सपेरिमेंट भी शुरू करवा दिया जाएगा या उसके बारे में कुछ और समझा दिया जाएगा। मीन्स बच्चों को खाली ना छोड़ा जाए, मीन्स एक इस तरह से सोसाइटी को मैनेज करना जाए। जैसे सोसाइटी में कोई भी जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि एक के बाद एक इवेंट जो है चल रहे होते हैं ताकि सोसाइटी में कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। तो इसी तरह से सोसाइटी एक सामाजिक प्रणाली के रूप में ही उस पूरी क्लास को मैनेज करना पड़ता है जब इस तरह की सिचुएशन जब एक छात्र अध्यापक जो होता है वो पढ़ा रहा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल सिस्टम को तैयार करना, उसको मैनेज करना, उसमें कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना होने दें, कहीं भी गड़बड़ी ना हो, क्लास में भी बच्चों के में शोर ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ मेंटेन की जाती है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज सपोर्ट सिस्टम। तो ये भी इसी की तरह ही है कि जो भी आपने जो फैक्ट्स आपने समझाए हैं, जो भी आपने कॉन्सेप्ट वहाँ पे दिए हैं, जो तथ्य जो तथ्यों का वर्णन आपने किया है, जो कॉन्सेप्ट जो है प्रत्यय जो समझाए हैं वहाँ पे, मीन्स हमारा जो कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट हमने छात्रों का करवाया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो भी कॉग्निटिव डोमेन या हम कह सकते हैं ज्ञानात्मक पक्ष का जो भी हमने यहाँ डेवलपमेंट किया है और उसी बेसिस पे हमने कुछ कोई केस स्टडी दे दी, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया या तो कोई केस स्टडी दे दी या कोई प्रोजेक्ट उसको बनाने के लिए दिया या कोई एक्सपेरिमेंट बच्चों को करने के लिए दिया। तब अब इन चीज़ों में देखो इस जो हमने सब पढ़ाया अभी तक, उसके बाद हमने कोई ना कोई होमवर्क देते हैं या उससे रिलेटेड कोई काम हमने जब देते हैं, हमने अब काम किस रूप में दिए, यहाँ पे केस स्टडीज़ की फॉर्म में, प्रोजेक्ट या एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में। तब यहाँ पे बच्चों की मैक्सिमम हेल्प करना, मैक्सिमम सपोर्ट करना, मैक्सिमम सपोर्ट जब किया जाता है, मैक्सिमम सपोर्ट मीन्स ये सपोर्ट सिस्टम किसने तैयार किया, एक टीचर ने जो है वो पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार कर रखा है। मीन्स अगर कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई उपकरण चाहिए तब वो टीचर से ही मांगेंगे। स्टूडेंट्स किससे मांगेंगे, टीचर से, कि मैम हमें इस प्रोजेक्ट के लिए हमें ये चीज़ चाहिए या इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें ये उपकरण चाहिए, तो आप जो है उनकी हेल्प करेंगे। मीन्स प्यूपल स्टूडेंट जो है, टीचर जो है उनकी वहाँ हेल्प करते हैं। तो इसी तरह से हर चीज़ में आपको हेल्पर या एक सपोर्टर बन के खड़े रहना है उस टाइम पे, ठीक है। तो ये जो है एक सपोर्ट सिस्टम और सोशल सिस्टम का क्या मतलब होता है आपको अब समझ आ गया होगा अकॉर्डिंग टू द हिल्डर-टाबर मॉडल के हिसाब से। तो आपको मतलब एक टीचर को, एक अध्यापक जो छात्र अध्यापक है उसको उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो क्लास में डिस्टर्बेंस ना होने दे, नॉइज़ ना होने दे और अपनी क्लास को मेंटेन रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट सेगमेंट की। इसका जो लास्ट सेगमेंट क्या है, इवैल्यूएशन मीन्स इसका मूल्यांकन। अब इसका जो मूल्यांकन है उसका मूल्यांकन करना। अब इसका मूल्यांकन इस हिल्डर-टाबर मॉडल के अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट्स का कैसे इवैल्यूएशन कर सकते हैं, कैसे मूल्यांकन किया जाए। तो इसका इवैल्यूएशन करने का एक जो तरीका है वो है, एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाए, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं स्टूडेंट से पूछे जाए, या वन वर्ड आंसर पूछे जाए, मतलब वन वर्ड क्वेश्चंस पूछे जाए जिनका वन वर्ड में आंसर होता हो, फिलअप्स पूछे जाएं या ट्रू फॉल्स पूछे जाए। मीन्स इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं उसको कंसीडर नहीं किया जाता। मीन्स ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस जो हैं इसमें नहीं पूछे जाते। इसमें जो बहुत जल्दी इवैल्यूएशन किया जा सकता है, तो ये इसका इवैल्यूएशन का तरीका हो गया। अब हम बात करेंगे कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं। तो इसकी जो एडवांटेजेस हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। मीन्स उसके उपयोग क्या क्या है, इस मॉडल का क्या क्या उपयोग हमने किया, कैसे उपयोग कर सकते हैं, एडवांटेजेस जो हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। मीन्स इसकी उपयोगिता की अगर हम बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट जो
उपयोग है इसका, वो हम ये कह सकते हैं कि इससे मेंटल एक्टिविटी इंक्रीज होती है। इससे मेंटल एक्टिविटी मीन्स मानसिक क्रियाएं जो हैं, मानसिक क्रियाएं बढ़ जाती हैं। किसकी बढ़ती है? छात्र और प्यूपिल टीचर दोनों की, ठीक है ना, स्टूडेंट एज वेल एज स्टूडेंट एंड प्यूपिल टीचर दोनों की मानसिक क्रियाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स और प्यूपिल टीचर दोनों की मानसिक क्रियाएं बढ़ रही हैं। दूसरा ये है क्रिएटिविटी बढ़ रही है। क्रिएटिविटी मीन्स सृजनात्मकता बढ़ रही है। मीन्स किसकी बढ़ रही है? दोनों की बढ़ रही है, स्टूडेंट एज वेल एज प्यूपिल टीचर। जो भी छात्र अध्यापक की भी इसमें सृजनात्मकता, क्योंकि वो भी अपने हिसाब से कंटेंट तैयार कर रहा है, फिर क्वेश्चंस डेवलप कर रहा है, उसके हिसाब से वो एक्सप्लेनेशन अपनी तैयार कर रहा है। तो दोनों की जो है वो अधिगम, यहाँ पे जो अधिगम भी अच्छा हो रहा है और अधिगम जो करवाने वाले हैं वो भी अच्छे हैं, तो दोनों की सृजनात्मकता बढ़ रही है। उसका जो थर्ड उसका उपयोग है वो हम ये कह सकते हैं कि इससे जो रोल प्लेइंग का भी विकास हो रहा है। रोल प्लेइंग मीन्स भूमिका निर्वाह। जो भूमिका निर्वाह जो कर रहे हैं, भूमिका निर्वाह जो है वो एक प्यूपिल टीचर, एक टीचर का रोल प्ले करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका जो रोल प्लेइंग मेथड है वो भी अच्छा डेवलप हो जाता है, ठीक है। इसमें जो इवैल्यूएशन है, इसमें इवैल्यूएशन बहुत ही शॉर्ट पीरियड में करवाई जा सकती है, ठीक है। इवैल्यूएशन बहुत ही शॉर्ट पीरियड में करवाई जाती है और इसका जो इवैल्यूएशन जो है वो गिफ्टेड स्टूडेंट को पहचाना भी जा सकता है। इससे गिफ्टेड स्टूडेंट्स को पहचाना, क्योंकि जो इवैल्यूएशन होता है हमारा वो वन वर्ड में है, तो इसमें अगर परफेक्ट आंसर या ठीक आंसर जिसको आता है वही आंसर कर पाते हैं, तो इस तरह से हम गिफ्टेड स्टूडेंट्स को पहचान सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गिफ्टेड स्टूडेंट्स को भी पहचाना जा सकता है। इससे हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स उसका जो ज्ञानात्मक पक्ष है वो भी बढ़ जाता है, ज्ञानात्मक पक्ष जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी हमने एडवांटेजेस की बात की कि हिल्डा टाबा मॉडल यहाँ इसका वर्क करता है, यहाँ ये काम आता है। अगर हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की, अगर हम बात करें इसकी डिसएडवांटेजेस की, इसका जो है नुकसान क्या क्या है, तो डिसएडवांटेज क्या हो सकती हैं इसकी? डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकती हैं? डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? हम ये कह सकते हैं कि इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं या नुकसान क्या क्या है, इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? उसके नुकसान जो है ये सिर्फ गिफ्टेड स्टूडेंट का ही इवैल्यूएशन हो पा रहा है, सिर्फ गिफ्टेड स्टूडेंट का ही इवैल्यूएशन हो पा रहा है। जो नॉर्मल या एवरेज स्टूडेंट या वीक स्टूडेंट्स हैं उससे इसका इवैल्यूएशन कम हो पाता है, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेन कर सकते हैं बट एज इट इज सेम करेक्ट आंसर देना कई बार उनको नहीं आता, तो वो थोड़ा सा इवैल्यूएशन उनके लिए बहुत मुश्किल भी हो जाता है, ठीक है। और हम ये क्या कह सकते हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस है, जो भी क्वेश्चंस एक टीचर जो बनाते हैं तो वो उनका फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस इज डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल होता है फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस करना, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का फॉर्मेशन या वन वर्ड आंसर जो फॉर्मेशन जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है टीचर्स के लिए। तो इसकी हमने ये डिसएडवांटेजेस की बात की। तो आज हम अपने इस वीडियो में हमने क्या क्या बात की है कि हमारा जो हिल्डा टाबा मॉडल है वो एक इंडक्टिव मॉडल है, उसको पहले एग्जाम्पल देकर फिर हमें चीज़ों को जनरलाइज करना चाहिए। उसकी जो 7 स्टेप्स हैं उसको भी हमने 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया। उसके जो भी फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम और उसका सपोर्ट सिस्टम जो है, एक मॉडल के जो 4 कंपोनेंट हैं उन चारों कंपोनेंटों को हमने एक्सप्लेन किया है, उनको चारों तत्व जो हैं उनको एक्सप्लेन किया है, प्लस उसके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं उनको भी एक्सप्लेन किया है, उसका इवैल्यूएशन कैसे करते हैं ये भी एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।